हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ द मास नेशनलिस्ट। इसे आइए हम देखते हैं। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट। देखिए, यहाँ पे मास नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवाद। 1 मिनट। देखिए, मास नेशनलिस्ट है तो जो जन राष्ट्रवाद था, ठीक है। अब वो कैसे लोगों के बीच में अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के प्रति जो एक चिंगारी थी वो कैसे लोगों के अंदर भड़क रही थी और कैसे लोग उसमें हर एक इंसान, भारत का हर एक इंसान कैसे उसमें हिस्सा ले रहा था, उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगर हम देखें आफ्टर 1919 के बाद द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन के रूप में ये स्ट्रगल्स हमको देखने को 1919 के बाद देखने लगा है। इस आंदोलन में इन्वॉल्विंग पीजेंट, किसान हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, स्टूडेंट हैं या फिर आदमी, औरतें, जो भी हमारे भारतवर्ष के लोग थे, हर एक जन ने इसमें खुल करके भाग लिया। यहाँ तक कि ट्राइबल्स हों, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हों, सब ने। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगेन टू एक्टिविटी सपोर्ट द कांग्रेस इन द 1920। बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप ने भी कांग्रेस पार्टी को 1920 में उनकी सहायता करनी भी शुरू कर दी। वाई वाज दिस सो? ऐसा क्यों हो रहा था? द फर्स्ट वर्ल्ड वार अल्टरेड द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। जो पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस समय हमारे भारतवर्ष में आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, दोनों रूप से हमारे भारतवर्ष में कमी दिखाई देने लगी। It led to a huge rise in the defense expenditures of the government of India। अगर हम इसकी बात करें तो इस जो हमारी ब्रिटिश संस्था थी, जो हमारे ब्रिटिश It led to huge rise in the defense expenditure of the government of India। और इस जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है उस समय भारतवर्ष में सैनिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बढ़ाने पे वो मजबूर हो गई। क्यों? द गवर्नमेंट इन द टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड द बिजनेस प्रॉफिट्स। देखिए, आप बात समझिए। जैसे जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो ब्रिटेन को वर्मा के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा, तो वहाँ पे जो भी उनके सैनिक थे इंग्लैंड में, वहाँ पे सैनिकों की संख्या कम पड़ने लगी। तो इन्होंने, ब्रिटिश ने भारत के गांवों से सैनिकों को क्या किया? इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया और सैनिक के रूप में वहाँ पर भी भेजने लगे। युद्ध के दौरान जो भारत में दूसरी जगह से चीज़ें मंगाई जाती थी, जिसका आयात हुआ करता था, वो चीज़ें भी बंद कर दी गई। तो जैसे मान लीजिए युद्ध में सूती के बोरे, कपड़े, कारतूस, इन सब की जब ज़रूरत पड़ती थी तो दूसरी जगहों से जो आयात हुआ करते थे वो चीज़ें बंद होने लगे। तो भारतवर्ष के जो बिजनेसमैन थे उनकी जो चीज़ें थी, उनके चीज़ों की मांग होने लगी। फर्स्ट विश्व युद्ध के दौरान गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भारत के जो बिजनेसमैन थे या फिर जो यहाँ के व्यापारी थे उनसे चीज़ों की मांग करने लगे। तो इस तरह से जो प्रॉफिट्स था, जो इनकम था बिजनेसमैन का, वो बढ़ गया। यहाँ के जो जनता थी, बट अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ की जनता पर हाई टैक्सेस भी लगा दिए गए, टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिए गए। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर वार सप्लाइज लेड टू शार्प राइज इन द प्राइजेज विच क्रिएट द ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल। बिजनेसमैन के लिए ये जो मौका था वो तो उनके लिए एक गोल्डन चांस था, बट जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए ये जो महंगाई थी वो क्या थी? उनको दयनीय स्थिति में लाने की एक पूरी व्यवस्था थी। यानी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस था कॉमन पीपल का भारतवर्ष के, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, बिजनेस ग्रुप रैपिड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वार। जो बिजनेस ग्रुप था उसको तो इस युद्ध से बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ। एज यू हैव सीन चैप्टर 7, जैसे कि चैप्टर 7 में आप लोगों ने देखा, द वार क्रिएटेड अ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे कि अगर युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर जिस समय युद्ध के दौरान बहुत ऐसी चीज़ें थी जिनकी ज़रूरत पड़ती थी, जैसे जूट के बैग्स थे, कपड़े थे, या फिर जो रेल्स थे, रेलवे के जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे के जो संसाधन थी उनका यूज़ किया जा रहा था। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो
इन इन चीज़ों का उत्पादन करते थे उनको बहुत ज़्यादा भारी मुनाफा भी देखने को मिला। एज कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ इनटू इंडिया। बट जो दूसरी जगह से चीज़ें आयात की जाती थी भारतवर्ष में, उनमें बहुत कमी देखने को मिली। तो जब दूसरी जगह से चीज़ें नहीं आएंगी तो हमारे भारतवर्ष में जो चीज़ें रहेंगी वो बिकेंगी ना, महंगे दामों पर बिकेंगी। तो इस तरह से जो यहाँ के बिजनेसमैन थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलने लगे। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर। इस तरह जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो उस समय भारत के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बहुत जल्दी विकास करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, उनका विकास होता है। एन इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। और इस तरह से जो भारत के व्यावसायिक ग्रुप था, जो समूह था, उनको बहुत बड़े बड़े उन अपॉर्चुनिटी का डिमांड भी उनके लिए बढ़ने लगा। डेवलपमेंट उनके लिए विकास का साधन, विकास का रास्ता भी उनको देखने लगा। द वार आल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो आर्मी की भी ज़रूरत पड़ती है अंग्रेज़ों को। इसके लिए वो क्या करते हैं, विलेजेस वर प्रेसर्ड टू सप्लाई सोल्जर फॉर एन एलियंस कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ द सोल्जर वर सेंट टू द सर्व अब्रॉड। इस तरह से हमारे भारतवर्ष के गांवों से गरीब लोगों को, कुछ ट्राइबल्स को, किसानों को उठा करके सिपाही के रूप में विदेशों में लड़ाई के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय युद्ध के लिए सैनिक बना करके भेज दिया जाता है। मैनी रिटर्न आफ्टर द वार। और जब बहुत सारे युद्ध के बाद जब बहुत सारे सैनिक वापस आते हैं विथ एन अंडरस्टैंडिंग, तो उनको इस बात की समझ आ जाती है दैट ऑफ द वे इन विच इम्पीरियस्ट पावर वर एक्सप्लोटिंग द पीपुल ऑफ द एशिया एंड अफ्रीका। तो वो समझ जाते हैं कि किस तरह से ये जो प्रशासनिक यहाँ पर जो पावर है ये एशिया और अफ्रीका को किस तरह से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। एंड विद द डिज़ायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और जब इन्हें पता चल जाता है कि ब्रिटिश किस तरह से हर एक जगहों पर अपनी सत्ता को फैलाने के लिए युद्ध कर रहा है, वहाँ पर फूट डालो की राजनीति कर रहा है, तो भारतवर्ष के और भी जो समूह होते हैं वो अच्छे से इनकी सोच को और इनके विचारों को समझ जाते हैं और इनके कॉलोनियल सिस्टम को, औपनिवेशवाद को, इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो अपोज करने लगते हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखें, फर्दर मोर इन द 1917 देयर वाज अ रिवोल्यूशन इन द रसिया। रूस में भी एक क्रांति होती है 1917 में। एंड न्यूज़ अबाउट द पीजेंट एंड द वर्कर स्ट्रगल एंड आइडिया सोशलाइज सर्कुलेटेड वाइडली इम्प्रेसिंग इंडियन नेशनलिस्ट। तो इस तरह से रूस में भी जब क्रांति होती है तो भारत के जो राष्ट्रवाद थे, भारत के जो राष्ट्रवादी जो यहाँ के लोग थे, जो किसान हैं, जो वर्कर है, जो यहाँ के स्ट्रगल्स, जो बहुत गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारे समस्याओं का सामना देखने को मिलता है। आगे अगर हम देखें, द एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी, It is in these circumstances that महात्मा गांधी emerged as a mass leader। जिस समय महात्मा गांधी भारतवर्ष में लौट करके आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े नेता के रूप में लोगों के सामने आते हैं। As you many know, Gandhiji aged 46 arrived in India in the 1915 from the South Africa, having led Indians in the country in the non-violent march against the racist restriction। अगर मैं आप लोग से ये कहूँ कि जब महात्मा गांधी 1915 में भारतवर्ष साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं तो वो इसके पहले 46 साल की उम्र में जब वो भारत पहुंचते हैं तो इसके पहले भी वो साउथ अफ्रीका में बहुत सारे मूवमेंट्स की, बहुत सारे वायलेंट जो नॉन वायलेंट्स मर्चेंट्स से जो व्यापारी थे उनके अगेंस्ट बहुत सारे आंदोलन वो वहाँ पे कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो पहले से ही एक लीडर के रूप में, एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में भारतवर्ष में देखे जाते हैं। हिज साउथ अफ्रीकन कंपेनियन, अगर उनके साउथ अफ्रीका के मूवमेंट्स को अगर हम देखें, had brought him in the contact with the various type of the Indian। तो उसी समय से भारतीयों में हिंदू, मुस्लिम, पार्शियन एंड द क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियंस एंड द अपर क्लास मर्चेंट्स ऑलवेज एंड वर्कर, यानी लॉयर हो चाहे वर्कर हो चाहे ये जो भी समूह है, ये सब महात्मा गांधी को एक अच्छे राजनेता के रूप में देखा करते थे। तो बच्चों आज तक हम यहाँ ही रहने देते हैं, इसी पैराग्राफ तक हम फिनिश करते हैं। इसके आगे हम लोग कल इसको क्लियर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।